हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जीएसटी प्रवक्ता परीक्षा के लिए जीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये इसका 5वां प्रैक्टिस सेट है जो मॉडल पेपर के रूप में तैयार किया गया है। और 30 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे जो संभवतः आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसके पहले का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी उसमें दिया हुआ है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित में से किस में कोविड-19 अवधि की पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई। कोविड-19 की अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई थी, तो किस राज्य में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में जो है ई लोक अदालत की प्रारंभ हुई थी, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है, दो सूची दिया गया है, एक तरफ झील है, एक तरफ उसकी स्थिति को बताना है, आपको मिलान करना है। तो साला झील कहाँ पे स्थित है। तो साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। और बड़खल झील कहाँ पे है। तो बड़खल झील हरियाणा में है, ठीक है। और लोकटक झील कहाँ पे है। तो ये मणिपुर में है। और काली बेली झील कहाँ पे है। तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो चारों आप लोग चारों मिलान सही है, ठीक है। तो इनको याद भी रखिएगा आप लोग, ठीक है। चारों इंपॉर्टेंट है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कोड नंबर 1, 2, 3, 4 ये सही रूप से जो है सही है, ठीक है। मिलान इसका सही है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, नीचे दो कथन दिया गया है, ठीक है। कथन कारण है, इसमें सही बताना है आपको। तो अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये तो गलत हो गया, अहमदाबाद नहीं है, कहाँ है, महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, इसको याद रखिएगा, ये पूछता है। और कारण भी इसी में देख लीजिए, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती। तो ये बिल्कुल सही है, ये कपास का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है अहमदाबाद, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पे गलत हो गया। और अहमदाबाद को एक चीज़ और जान लीजिए, इसको जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया और दूसरा सही है। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है आपका, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है उसको, और राज्य किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है इसको बताना है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ए में आपका 4 सही हो जाएगा। मोल्लेम कहाँ पे है। तो ये मोल्लेम जो है ये गोवा में है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा में है। और बेतवा कहाँ पे है। तो बेतवा जो है झारखंड में है, ठीक है। तो कौन सा कोड इसमें सही हो जा रहा है। एक में है 4, यहाँ पे दोनों में है देख लीजिए। और बी है में है 3 मेल्लम, तो यहाँ पे 3 है देख लीजिए, एक सही हो जाएगा। और कलेसर पे 2 है हरियाणा, और बेतवा 1 झारखंड, ठीक है। तो एक कोड नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा है। प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक तरफ खनिज है और इधर उत्खनन का शहर है, तो ये बताना है आपको। तो तांबा चित्रदुर्ग के लिए है, तो ये बिल्कुल गलत है। तांबा जो है चित्रदुर्ग जो है ये मैग्नीज के लिए है, ठीक है। मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे मैग्नीज की जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, चित्रदुर्ग जो है वो मैग्नीज के लिए है, ठीक है। और लोह अयस्क बेल्लारी, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये गलत है पहला, ठीक है। ये मैग्नीज के लिए है चित्रदुर्ग, इसको याद रखिएगा। और मैग्नीज भीलवाड़ा, तो ये भी गलत है। भीलवाड़ा जो है ये राजस्थान में है, ठीक है। भीलवाड़ा राजस्थान में है और ये जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भीलवाड़ा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में है। तो ये भी आपका मिलान गलत हो गया। और बॉक्साइट कटनी से, तो ये सही हो गया, ठीक है। तो 1 और 3 दोनों आपका यहाँ पे गलत पूछा है, तो कौन सा कोड सही हो जाएगा। तो सी में देख लीजिए 1 और 3 गलत हैं, ठीक है। तो चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए और भीलवाड़ा जो है अभ्रक के लिए जो राजस्थान में है। तो इस दोनों को आप लोग याद रखिएगा, ये चारों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर किया कीजिए, आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कमेंट लाइक कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। 6वां नंबर प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है।
तो कश्मीर घाटी कहाँ पे स्थित है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है कश्मीर घाटी। तो ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो ये जान लीजिए आप लोग, पहला प्रश्न यहाँ पे बेतवा हुआ, केन हुआ, सिंध हुआ, चंबल हुआ, ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं और पूछ रहा है पश्चिम से। तो यहाँ पे पश्चिम है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का ये क्रम है, इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कौन सा पहले आएगा? तो पहले स्थान पे है चंबल। ठीक है, चंबल जो है पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे है सिंध नदी। ठीक है, दूसरे स्थान पे है और बेतवा तीसरे पे है और केन जो है चौथे पे है। ठीक है, तो चौथा पहले पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कूट में चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्रम से व्यवस्थित करने के लिए कहा है, तो क्रम आपका हो जाएगा चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? खट्टे फलों का उत्पादन बहुत विकसित है, तो ये कहाँ पे? तो ये भूमध्य सागरीय जो प्रदेश होता है। ठीक है, खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में जो है अंगूर हुआ, संतरा हुआ, ये सब उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश होता है, यहाँ पे देख लीजिए ये भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पे, यहाँ के बीच में जो है रसीले पदार्थों, रसीले फलों का उत्पादन जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? कौन सी महासागरीय धारा पूछा है, हिंद महासागर से संबंधित है? तो अगुलहास धारा आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। अगुलहास जो धारा है वो हिंद महासागर से संबंधित है और हिंद महासागर में बहने वाली मुख्य धाराएं जो है कौन कौन सी होती हैं? तो जो मोजाम्बिक धारा है एक, ठीक है, ये गर्म धारा में आता है मोजाम्बिक, और ये जो अगुलहास है ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये ठंडा है। और एक जलधारा जो मोजाम्बिक होता है वो गर्म धारा होता है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है गर्म धारा तथा दक्षिण विषुवत रेखा से जो धारा होता है वो क्या कहलाता है? तो गर्म धारा कहलाता है। ठीक है, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई से जो धारा निकलती है उसको जो है गर्म धारा, और दक्षिण से जो निकलता है दक्षिण विषुवत रेखा से उसको गर्म धारा के नाम से जानते हैं। तो ये जान लीजिए ये ठंडी जलधारा है और इसमें जो बहती है हिंद महासागर में, और एक है मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक जो है वो गर्म है। तो ये दोनों को पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, तो सूची दिया गया है, ये निजातीय समूह है और देश है, इसको आपको मिलान करना है कि कौन सा निजातीय समूह किस देश से संबंधित है। तो यहूदी कहाँ से संबंधित हैं? तो यहूदी जो है ये इजराइल से संबंधित थे। ठीक है, और टेडा, तो टेडा जो है वो लीबिया से हैं। ठीक है, और बेजा जो है वो मिस्र से हैं, और लुर जो है वो ईरान से हैं। ठीक है, तो ये निर्जातीय समूह हुआ। तो सही आपका कोड आपको चयन करना है। तो 4-3 हो जाएगा, 4-3 हो जाएगा और 1-2 हो जाएगा। ठीक है, तो किस कोड में है 4-3-1-2? तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में आपका 4-3-1-2 है। ठीक है, तो सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप लोग देखिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जैसी प्रवक्ता परीक्षा के जीएस वाले पेपर में। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दरभंगा बिहार से। ठीक है, दरभंगा बिहार से जो है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। 12 नंबर प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह पर औसत तापमान क्या होगा? तो औसत तापमान जो हो जाएगा पृथ्वी का वो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाउस जो प्रक्रम में पृथ्वी का तापमान होता है, इसमें जो है लघु तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंगें होती हैं वो पृथ्वी के भीतर आ जाती हैं। ठीक है, और जो दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें होती हैं वो बाहर नहीं जा पाती हैं, इसलिए जो है टेम्परेचर जो है
कितना हो जाता है, -18°C। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो किस भाग में है आप लोग जानते होंगे। तो 9 के ए में है, यहाँ पे कहीं कहीं ए पे दिया होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद जो है 243 से लेकर के किस में, 243 ओ में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। ठीक है, कब, 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन में जो है लौह तत्व पाया जाता है, मायोग्लोबिन तथा हीमोग्लोबिन में। ठीक है, मायोग्लोबिन और एक होता है हीमोग्लोबिन, आप लोग सुने होंगे। हीमोग्लोबिन दोनों में जो है लौह तत्व जो है विद्यमान रहता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, और ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीज पाया जाता है, और मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, और दोनों को आप लोग याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल पूछ रहा है, तो ये जोड़ा गया था 1992 में। ठीक है, और 1992 में 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें पंचायतें तथा 14वें संविधान संशोधन में जो है नगर पालिकाएँ को जोड़ा गया था। ठीक है, 1992 में ही जो 73वां हुआ था, ठीक है, उसमें पंचायतें जोड़ा गया था, और 74वां जो हुआ था नगर पालिका जोड़ा गया था। ठीक है, उसको तृतीय तल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 1992 में हुआ था। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? ये प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय से शुरू होता है। ठीक है, और आमाशय की जठर कोशिकाएं जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की का जो है उत्पादन करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उत्पादन कौन करता है? तो जठर आमाशय। ठीक है, जठर जो आमाशय की जठर कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, कौन सा? तो नए राज्यों का प्रवेश, ये संभव नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद के एक कानून द्वारा नए राज्यों का गठन, ठीक है, और राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ये तीनों किया जाता है। ठीक है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश नहीं किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद के 3 तहत क्या होता है, नए राज्यों का गठन किया जाता है, और राज्यों के क्षेत्रों में जो है परिवर्तन भी किया जा सकता है, और राज्यों की सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश इसमें वर्जित है। 18 नंबर प्रश्न है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? पालिश किया हुआ जो चावल आता है उससे कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग हो जाता है, जिसे विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, बेरी रोग हो जाता है, पालिश किए हुए चावल को खाने से बेरी रोग विटामिन बी की कमी से हो जाता है। और जो सूखा रोग होता है, ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। और रक्ताल्पता किससे होता है? तो ये विटामिन के की कमी से। ठीक है, इसमें खून का जमना बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे के हो जाएगा। और घेघा किसके कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो इन चारों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, रक्तकल्पता विटामिन के की कमी से, और घेघा जो है आयोडीन की कमी से, और बेरी विटामिन बी की कमी से। जो पालिश किए हुए चावल खाते हैं उनको बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन के जो है मनुष्य के रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो ये निशांधता। ठीक है, निशांधता हो जाता है विटामिन ए की कमी से। ये पूछा हुआ प्रश्न है।
निशानदेहता और विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग से है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन के की कमी से जो है मनुष्य में जो है रक्त जमने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विटामिन के की होती है। 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पे प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। तो अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 263, तो बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 280, तो ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 224 का, तो ये गलत है, ठीक है। 224 के अंतर्गत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के नियुक्त व्यक्तियों की चयन तथा सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के जो है निपटाने के हेतु संसद के किसी कानून द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका सही नहीं है, ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए नहीं है। और डी ऑप्शन आप देख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, तो ये आपका सही है, उसका गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और आपको बताना है, एक होमवर्क ले लीजिए, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जितना होमवर्क लिखते हैं कोई आंसर देता तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बताइएगा प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, हींग हुआ, शिलाजीत, सुहागा, कौन सा आप बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा हींग। हींग जो है ये वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हींग। 22 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए और इनकी नियुक्ति का सही कालक्रम से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले किसका कार्यक्रम था, इस रूप में व्यवस्थित करना है। तो जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला के आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो ये कब थी? तो ये 1992 से लेकर के 1995 तक थी, ठीक है। और ममता शर्मा जो थी, ममता शर्मा कब थी? तो ये 2011 से लेकर के 2014 तक, ठीक है। और गिरिजा व्यास कब थी? तो गिरिजा व्यास जो है 2005 से लेकर के 2011 तक थी, ठीक है। और डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी कब थी? तो डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी जो है 2002 से 2005 तक, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी नियुक्ति हुई थी? तो ये जयंती पटनायक का पहले नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी 2002 से 2005, उसके बाद गिरिजा व्यास 2005 से 2011 तक, ठीक है। और ममता शर्मा जो थी 2011 से 2014 तक, ठीक है। तो कौन सा कूट इसमें सही हो जा रहा है? तो सही कूट हो जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको आप लोग मिला करके पढ़िएगा, ठीक है। चारों इंपॉर्टेंट है, चारों पूछा जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, दो सूची दिया गया है, उसमें धातु है, उसके गुणधर्म को आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे चारों देख लीजिए, सही मिलान करना है। तो सोडियम जो है, सोडियम का गुणधर्म क्या होता है? ये जो है चाकू से आसानी से कट जाता है, सोडियम जो है चाकू से आसानी से कट जाता है। और पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव, ठीक है, कमरे के ताप पर जो है इसका द्रव रहता है, कमरे के ताप से जो है ये पारा बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। और चांदी जो है ये क्या है? विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी को, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। और सीसा लेड जो है उष्मा का कुचालक है, जो शीशा होता है वो उष्मा का कुचालक होता है, और जो चांदी होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो कौन सा क्रम सही यहाँ पे मिल रहा है? तो आप लोग सी सही हो जाएगा, पहले में चौथा था, दूसरा था, पहला था, तीसरा था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और जो है एक बार दो बार जरूर पढ़िएगा और इसको नोट करते रहिएगा। एक आप लोग बनाइएगा सब्जेक्ट के अनुसार से, तो इसको याद करते रहिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है। तो मूल कर्तव्य किसमें है? तो 5 4 के क में, भाग 4 के क में, तो ये सही है।
राज्य जो है, तो राज्य भाग किस में है, 6 में है, सही है। और भारत का न्यायवादी भाग 13 में, तो ये गलत है, ये मिलान आपका गलत है। ये जो भारत का महान्यायवादी होता है, भारत का जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील भी होता है, ठीक है। और भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान किसमें, भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 में अनुच्छेद जो है 76 के 1 में, 76 के 1 में जो है इसके के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, ठीक है। और इसे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और भारत के वर्तमान जो है अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं, इसको भी याद रखिएगा, के वेणुगोपाल हैं। और उन्हें भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा जो है नियुक्त किया गया था। उन्होंने औपचारिक रूप से 30 जून जो है 2017 से अपना पद जो है ये ग्रहण किए थे। तो वर्तमान में जो कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं और ये भाग 5 में है और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 76 के 1 में इसका वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये 8 में नहीं है, किस में है, 5 में है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ किस में है, तो ये किस में है, 14 में, भाग 14 में है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सही नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये सही नहीं है। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो इसमें 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना जिसे हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो कौन कौन से शहर हैं भारत के, उत्तर प्रदेश के, तो ये है वाराणसी और मथुरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मथुरा नगर जो है विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, जिसको हृदय कहा जाता है, के अंतर्गत जो है शामिल किए गए हैं। और इसको जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 21 जनवरी 2015 को इस योजना को लॉन्च किया था। हृदय योजना के लिए जो है सरकार ने जो है 500 करोड़ रुपए का बजट तय किया था और इस तहत देश के 12 शहरों को चुना गया। और इस योजना में जो है देश के 12 शहर जो हैं वो अजमेर, अमरावती, अमृतसर हो गया, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, बेलकनी। तो मतलब उत्तर प्रदेश से पूछा है, तो उत्तर प्रदेश से आपके वाराणसी और मथुरा दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा कोड सही हो जाएगा, तो ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। वाराणसी और मथुरा को हृदय के अंतर्गत जो है शामिल किया गया। और हृदय कहा जाए तो विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, जिसको हृदय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई, तो 21 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। तो इतना फैक्ट इसमें याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या का कुल प्रजनन दर TFR क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 2.1। TFR कितना होना चाहिए, 2.1, ठीक है। TFR का मतलब क्या होता है, कुल प्रजनन दर का आशय अपने जीवन काल में एक महिला से पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या से होता है, ठीक है। उसी को TFR के अंतर्गत लाया जाता है और इसका प्रजनन दर क्या होना चाहिए ये निर्धारित किया गया है 2.1। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, किस विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, तो सिर गणना विधि सही है, कैलोरी ग्रहण विधि ये भी सही है, परिवार उपभोग विधि ये भी सही है, प्रति व्यक्ति आय विधि तो ये गलत है, ठीक है। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जो है सिर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय, ये आपका इस विधि के द्वारा जो है भारत में गरीबी का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो कौन सा कोड इसमें सही होगा, तो बी आपका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, तो किस समिति के द्वारा या किस वाद के द्वारा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में हुआ था उसी के अंतर्गत जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को जो है स्पष्ट किया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
तीसरे नंबर प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आयुष्मान भारत योजना, इसको एक और नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना, ये दोनों नाम है इसके। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। और इसका स्थापना जो किया गया था तो 1 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को ये अस्तित्व में आया था। और तो पूछा है कौन सा कथन इसमें से इसके लिए सही नहीं है, कौन सा सही पूछा है, नहीं है, सही है। ठीक है, तो यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, तो ये गलत है। ठीक है, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60/40 की अनुपात में होती है, ये सही है। ठीक है, ये सही है आपका दूसरा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कोड सही हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा केवल 2। ठीक है, ये गलत है आपका, 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा ये नहीं प्रदान करती है। ये जो है केंद्र और राज्यों की भागीदारी जो है इसमें कितना होता है, 60/40 का होता है। अब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, 31 नंबर है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और उपरोक्त कथनों का निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो कमला रवि की पत्नी नहीं है, कमला जो है रवि की पत्नी नहीं है, प्रेमलता रवि की माँ है और सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो यहाँ क्या कह रहा है, रवि को ले लीजिए, तो कमला रवि की पत्नी नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए अभी। प्रेमलता जो है रवि की माँ है, प्रेमलता जो है रवि की माँ कौन है, प्रेमलता रवि की क्या है, ये माँ है। ठीक है, और सीता प्रेमलता की एक पुत्रवधू है। ठीक है, सीता जो है इसका पुत्रवधू है। ठीक है, पुत्रवधू है। अब देख लीजिए, ये पत्नी हो गई किसका, सीता की पत्नी हो गई, तभी नहीं इसका पुत्रवधू होगा। रवि की पत्नी कौन हो गई, सीता हो गई, और ये रवि की माँ है तो ये पुत्रवधू हो गई। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे कोट सही निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जो सीता है वो क्या है, रवि की पत्नी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सीता कमला की बहन है, ये तो होगा नहीं। प्रेमलता कमला की माँ है, कमला की माँ, यहाँ तो कमला का कोई जिक्र नहीं है, कमला की माँ का ही नहीं रहा। सीता रवि की पत्नी है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रवि जो है प्रेमलता का पुत्र है और इसकी पत्नी सीता है और ये इसकी पुत्रवधू है। इन तीनों पॉइंट से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि सीता जो है रवि की पत्नी है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, आधार वाक्यों के दिए गए समूह से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है। कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, कोई भी बहादुर है वो कायर नहीं होता, मतलब इससे मिल नहीं रहा है, कायर नहीं होता। और कुछ सिपाही कायर होते हैं, तो यानी कायर में कुछ सिपाही आ जाएंगे आपके। ठीक है, कुछ सिपाही आ जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ये कायर हो गया, ये सिपाही हो, कुछ सिपाही कायर होते हैं, तो ये निकल रहा है दोनों से। ठीक है, या कह सकते हैं अगर यहाँ पे हम कायर रख दें, ठीक है, कायर रख दें और यहाँ पे सिपाही कर दें, सिपाही, यानी सिपाही कुछ कायर होते ही हैं और जो बहादुर हैं, यहाँ पे देख लीजिए, जो बहादुर हैं वो सिपाही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहादुर भी यहाँ पे एडजस्ट हो जा रहा है, यानी इसके कहने का दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग, कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, यहाँ पे सही है, बहादुर है कोई कायर नहीं हो रहा है, कुछ सिपाही जो होते हैं वो कायर होते हैं। अब इसी को जब हम उल्टा करेंगे, देख लीजिए, कुछ कायर जो होते हैं, यहाँ पे कायर में सिपाही तो आ ही गए और जो सब सिपाही हैं वो बहादुर होते हैं, तो यहाँ पे बहादुर भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा कोड सही हो जाएगा, कुछ सिपाही कायर नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। कुछ सभी सिपाही बहादुर होते हैं, तो सभी नहीं है तो होते हैं, यहाँ पे कायर में भी आ जा रहा है। कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते हैं, तो कुछ सिपाही जो है बहादुर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो सही हो जा रहा है, और कुछ सिपाही बहादुर होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन से इससे भिन्न है।
तो आप लोग बता ही देंगे इसमें। सी वाला भिन्न है, देखिए जो आकृति बाहर है वही आकृति अंदर है। देख लीजिए, जो आकृति बाहर है वही आकृति अंदर है। ये त्रिभुज है, इसमें आयत रख दिया है, तो ये भिन्न है सबसे। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न युक्तियों पर विचार कीजिए। सभी कवि आलसी होते हैं। कवि जो सभी हैं, ये कवि हैं, सभी आलसी होते हैं। ये आलसी का है। ठीक है, तो सभी कवि आलसी होते हैं, कोई कवि आलसी नहीं होता, कोई कवि आलसी नहीं होता। ठीक है, या तो इस तरह हो जाए, कोई कवि, ये कवि है, ये आलसी है, तो ये दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कोई कवि आलसी नहीं हो सकता। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ये सत्य सभी कवि आलसी होते हैं, या बी असत्य हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, और ये असत्य है, सभी कवि आलसी होते हैं, तो ये असत्य भी नहीं है, कुछ तो होते ही हैं आलसी। ठीक है, तो यहाँ पे दो सही हो जाएगा सी आपका। ए बी दोनों कथन असत्य हो सकते हैं। ठीक है, इसमें संभावना वाला प्रश्न बनता है जो, तो इस तरह के प्रश्न अधिकतर जो है असत्य ही होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है। जब सभी कवि आलसी होते हैं, कोई कवि आलसी नहीं होता है। जब एक ही व्यक्ति को दोनों मेथड में रखते हैं, तो वहाँ पे प्रश्न अधिकतर जो है असत्य ही होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा, ये ट्रिक है। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो जी जे और क्यू यू के बीच में है? ठीक है, तो जी जे के बीच में क्या संबंध हो रहा है? +3 का हो जा रहा है। और क्यू और यू में क्या संबंध हो रहा है? देख लीजिए, यहाँ पे +4 का डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अब इसमें से मिलान करना है, तो ए बी सी अगर बी सी को करें, देख लीजिए यहाँ पे ए बी सी +7 का हो रहा है। ठीक है, और WXYZ यहाँ पे 3 हो जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे ए बी देख लीजिए, ए बी से +1 का हो रहा है। ठीक है, और ST +1 का हो रहा है, ST में भी +1 का हो रहा है, तो ये दोनों मिलान दोनों सेम हो जा रहा है, इसलिए सेम नहीं है। एक यहाँ पे देख लीजिए, ये +3 है, ये +4 है, इस रूप में इसको भी आपको सेटिस्फाई करना है, तो ये भी गलत हो गया। AD देख लीजिए, AD ABCD तो +3 का हो रहा है, और STUVW +4 का हो जा रहा है। SW यहाँ पे देख लीजिए +4 का आ जा रहा है। ठीक है, तो ये +3 +4 का कौन आ रहा है? तो यहाँ पे C नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, मैथ के प्रश्न आ गए। 36 नंबर, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 12 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। एक आदमी इस कमरे में जो है 14 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर तथा 15 मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है। इस कमरे में वह अधिकतम कितने छड़ों को रख सकता है? ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कमरे का जो है विकर्ण निकालेंगे। तो क्या होता है कमरे का निकालने के लिए? तो लंबाई का स्क्वायर होता है प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है प्लस ऊंचाई का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो क्या कितना दिया है? √12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 × में 144, √144 प्लस 4 चौको 16 प्लस कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे, 144 16 9 कितना हो गया? 25 और 144 169, √169। 169 का मान कितना होता है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कमरे में रखे जाने वाली अधिकतम लंबाई की जो है 13 मीटर की छड़ें आ सकती हैं। ठीक है, अतः जो है कमरे में केवल 2 छड़ें जो है 12 मीटर की आएगी और एक 13 मीटर की रखी जा सकती है। ठीक है, एक 12 मीटर की रखी जाएगी और एक कितने मीटर की? तो एक 13 मीटर की, यही दो जो है उसमें आ सकती हैं। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 2 छड़ें आएंगी, एक 12 मीटर की और एक 13 मीटर की। 37 नंबर प्रश्न है, प्रेक्षणों 0 1 6 7 2 ये जो मान दिया है, ठीक है, का बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो बहुलक आप लोग जानते होंगे, जो संख्या बार बार रिपीट होती है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 7 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, एक यहाँ 2 3 4 और 5 बार 7 आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द जो है बार बार आया हो वही उसका बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? तो 7 है, 7 जो है 5 बार आ रहा है।
38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नवाचक के स्थान चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अंडर रूट कुछ नहीं है यहाँ पे, बटे 19 बराबर 4। तो यहाँ पे अगर अंडर रूट क्वेश्चन को कर दें तो क्या हो जाएगा, 19 चौक 76। ठीक है, अब इसको अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और ये अंडर रूट इधर जाएगा तो 76 का स्क्वायर हो जाएगा, 76 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट को बराबर 76 गुणे 76 करेंगे तो कितना मान आएगा, तो 5776 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, सीधे समझ लीजिए। तो 19 चौक 76 हो गया, और अंडर रूट ये हटाएंगे तो प्रश्नवाचक अकेला हो जाएगा, अंडर रूट 76 हो जाएगा, यानी 76 का स्क्वायर हम कर देंगे। 76 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5776। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है, यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, 1 से अगर हम 10 तक लिखें तो कितनी बार 3 आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है। 11 से 20 तक लिखेंगे तो कितना बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है। ठीक है, और 21 से 30 तक लिखेंगे तो कितनी बार आएगा, 2 बार आ जाएगा। देख लीजिए, 23 से आ जाएगा, 31 है ये है तो कितना आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। और 31 से 40 के बीच में लिखेंगे तो कितनी बार आएगा, तो 10 बार आएगा। ठीक है, और 41 से 100 तक अगर करेंगे हम इसी तरह तो कितनी बार आता है, तो 6 बार आता है। ठीक है, तो कुल कितनी बार आएगा आप लोग जान लीजिए। यहाँ पे इस तरह करेंगे तो आपको 20 बार 3 उसमें मिलेगा। ठीक है, 1 से 100 तक जब करेंगे तो 3 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, यदि x अपान वाई बराबर 2 माइनस एक्स अपान वाई, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो हम इसको पहले सॉल्व करें, इसी को हम देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, x अपान वाई बराबर 2 माइनस एक्स अपान वाई। ठीक है, तो हम जब इस माइनस एक्स अपान वाई को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, y अपान एक्स प्लस एक्स अपान वाई, ये इधर चला जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब इसका हम लघुत्तम लेंगे, और इंटू एक्स वाई हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2x वाई, इसका हम जो गुणा करेंगे। ठीक है, हम देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये इधर करेंगे तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x वाई। अब ये किसका फार्मूला बन गया, तो a माइनस बी का, ये माइनस है देख लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। ठीक है, तो बराबर 0 हो गया। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर y। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अब देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसका x बराबर y है, जब x बराबर y है तो यहाँ पे y मान रखेंगे तो पूरा बराबर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा मान आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 मान आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स 40 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए इस प्रैक्टिस सेट से। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।